नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। केंद्र की अग्निपथ योजना के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की और इसी दौरान उन्होंने बेहद विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हिटलर भी इसी राह पर चला था और फिर हालांकि कांग्रेस नेता के बयान पर जैसे ही बवाल बढ़ा तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सफाई में कहा कि उन्होंने जो कहा वो स्लोगन है, ये नारा है, खुद नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिएगा, वो भी ये नारा लगाए होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि हिटलर ने ऐसी ही एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच से उसने ये संस्था बनाई थी और पीएम मोदी भी हिटलर की राह पर चल रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इसके बाद पीएम मोदी के लिए बेहद विवादित टिप्पणी की। पूरा घटनाक्रम तब सामने आया जब अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कांग्रेस का जंतर मंतर पर सत्याग्रह चल रहा था। सुबोध कांत सहाय ने बाद में अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा वो एक नारा है, पीएम मोदी से भी पूछिएगा, उन्होंने भी कभी ना कभी ये नारा जरूर लगाया होगा। नरेंद्र मोदी कहां से आ गए, उनसे पूछिए क्या चल रहे वो। ये तो हर जमाने में हम नारे लगाते रहे हैं। अग्निपथ पर डिफेंड करने के लिए जो तीनों जनरल को आगे किए हैं, पहले कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सरकार के किसी भी स्कीम को उसका पदाधिकारी डिफेंड करता है। प्रधानमंत्री कहाँ है रक्षा मंत्री, क्योंकि सेना सर्वमान्य सर्वे सम्मान है। एक बार फिर से उन्होंने अपने विवादित कमेंट पर कहा कि ये बयान नहीं, स्लोगन है। होगा कि भाजपा हमारी दो तीन चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराने का काम किया और ये लुटेरों की सरकार मोदी जो मदानी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। बूढ़ा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। ये देश कांग्रेस पार्टी शहीदों की परंपरा की पार्टी है। इतना लंबा कतार है शहीदों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज भी ईडी के सामने तलब उनको किया गया, आज भी उनकी पेशी है और आज भी उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। इसी बीच कल जब उनकी पेशी थी और दूसरी ओर अग्निपथ को लेकर जो विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है, इसी विरोध के बीच कांग्रेस नेताओं के बोल जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं और उनकी बदजुबानी सामने आती जा रही है। ऐसी ही एक वानगी देखने को मिली कल जब सुबोध कांत सहाय ने इस तरीके का बयान दिया। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद हमारे साथ, नेता बीजेपी से मौजूद हैं। इसी के साथ प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी मौजूद हैं। सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले रत्नेश मिश्रा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। आखिर कांग्रेस की कैसे ये बदजुबानी, कैसे कांग्रेस के नेता जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं? देखिए, इस बयान में जो भी दिया है हमारे नेता सुबोध कांत सहाय जी, उन्होंने तुलना की है और तुलना करने पे कभी किसी को आप रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा अगर मोदी जी हिटलर की तरह काम करेंगे तो हिटलर की मौत मरेंगे। तो अब तो ये भारतीय जनता पार्टी इसका क्या शोभा देता है एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को ऐसे बयान देना? मैम सुनिए तो
लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार से तुलना करना कतई गलत नहीं होता है। अब क्या हिटलर कोई व्यक्ति नहीं था क्या? और अगर कोई हिटलर की तरह कार्य करेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, एक तरह मुहावरा मान लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी हिटलर की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं मरेंगे, अगर कर रहे हैं तो मरेंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करके जता रही है ना कि वो हिटलर की तरह काम कर रहा है। अगर किसी की तुलनात्मक बात की जाए मुस्कान जी, तो तुलनात्मक बात में तो आप देखिए ना, तुलना जैसे मेरी बात कह दी जाए कि रत्नेश मिश्रा इतने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम के घर में पैदा हुए। ओहो, ठीक, तो अरे बिल्कुल सौभाग्यशाली हूँ सर्वेश्वर जी, अयोध्या में पैदा हुआ हूँ, सबको सौभाग्य नहीं मिलता। सही मिलता, आपने सही कहा। अयोध्या पावन नगरी है। सुनिए, अब मुद्दा ये आ गया कि क्या मैं इतना सौभाग्यशाली हूं, तो तुलना की गई ना। अब अगर यही बात किसी और को कह दी जाए कि दुर्भाग्यशाली है, किसी राक्षस के घर में पैदा हो गए, ठीक, विभीषण जी बहुत 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 बड़े ज्ञानी थे, लेकिन वो रावण की कुल में पैदा हुए, एक दुष्ट प्रवृत्ति के कुल में। तो तुलनात्मक तौर पे आप उसको उस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। अगर मोदी जी हिटलर की तरह काम नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली भगवान श्री राम उनको हिटलर की मौत नहीं मारेंगे। और अगर हिटलर की तरह कार्य कर रहे हैं तो रामायण में ही, सॉरी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जो जस कर रहे हैं सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। तो अगर वो हिटलर की तरह कार्य कर रहे होंगे तो बिल्कुल वैसा होगा। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी। राहुल आनंद जी, बहुत सफाई के साथ सफाई दे दी अपने बयान पर, अपने कांग्रेस नेता के बयान पर मिश्रा साहब ने। हाँ, देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्ते करता हूं। और आज का जो विषय हमने रखा है जुबानी जंग, और खास करके ऐसे मौके पे जब कांग्रेस को अनुशासन का पाठ पढ़ना चाहिए। देखिए, हर राजनीतिक पार्टियों को अपना विरोध करने की इजाजत है, और हमारे देश का कानून और संविधान जिस प्रकार से लोगों को आजादी देता है, तो इसका गलत और नाजायज फायदा भी उठाने की कोशिशें की जाती रही है, और इस प्रकार की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कांग्रेस का ये पृष्ठभूमि भी रहा है कि जब भी कांग्रेस के लोग किसी भी दल के नेता को जब आगे बढ़ते देखते हैं, तो इस प्रकार की ओछी मानसिकता, मानसिक विकार की जो भावना होती है वो दिखाते हैं। इसके पहले इन्हीं की पार्टी के और भी वरिष्ठ नेतागण मोदी जी पे ऐसे कमेंट कर चुके हैं, जिसके वजह से इनको नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब घर का मुखिया ही खराब रहेगा तो अपने बच्चों को वो कैसे समझा पाएगा। राजनीति में आने का और राजनीति करने की आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये जो जुबानी जंग और जो जुबानी भाषा का जो प्रयोग होता है, इस पे कम से कम शब्दों का चयन भी सही तरीके से होना चाहिए। मुस्कान जी, ये बात भूलनी भी नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई कह रहे थे कि मैं अयोध्या में जन्म लिया हूं, मेरे सौभाग्य की बात है, लेकिन कांग्रेस की एक विचारधारा रही है कि अयोध्या में राम को प्रूफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने केस कर दिया था कि आप राम के अस्तित्व को प्रूफ कीजिए, और अंततः ये प्रूफ करना पड़ा क्योंकि इनके पास कागज पत्तर था। और जो CAA और NRC है, मैं पहले भी जब बैठता था तो इस विषय पे मैं कहता था कि राम जी के पास उपयुक्त कागजात मौजूद थे, तभी राम जी को आज उनकी जमीन वापस मिल सकी है, और इन्होंने गलत प्रचार किया। एक बात और ध्यान देने योग्य बातें हैं। अभी जो देश के अंदर जो माहौल भी जो खराब हो रहा है, तो इन्हीं के एक पार्टी के लोगों ने ट्वीट किया था कि देश जले तो जल जाने दो। आश्चर्य की बात यह है कि जिस देश की आजादी में कांग्रेस ने अपने बलिदान को दिया था, वो बलिदान वो कैसे भूल सकती है? उस महात्मा गांधी को ये कैसे भूल सकती है, जिन्हें राष्ट्रपिता का उपाधि दिया गया है, और राहुल गांधी जी के तरफ से भारत राष्ट्र है ही नहीं, तो ये राष्ट्रपिता की आवश्यकता क्या है? हर वक्त अपने इस प्रकार के मन ग्रंथ बयान से ये अपने आप को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं, और उसी का एक जीता जाता परिणाम है। कोई भी हमारे नेतागण ने कोई भी विवादित बयान दिया तो उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की, और इनके लोगों ने इनको भड़काने और इनकी उंगली को पकड़कर आगे चलाने की कोशिश की। फर्क यही और एकदम स्पष्ट है। ठीक है आनंद साहब,
सर्वेश्वर पाठक जी, इस समय बात मैं दलों की नहीं करूंगी, बात देश के सर्वोच्च पदों की है। प्रधानमंत्री का पद और उसकी गरिमा को जिस तरीके से तार तार हम कह सकते हैं किया गया है, इस तरीके के बयान, और जब कांग्रेस नेता ये कहते हैं कि ये तो मुहावरा है, हिटलर से उनकी तुलना की है, तो फिर कई लोग ऐसे जिनकी गोडसे से तुलना की जाती है, फिर क्यों मिर्ची लगती है कांग्रेस को? देखिए मुस्कान जी, यही बात है कि आदमी की जो उनका जो चरित्र है, उनकी भाषा से दर्शित होता है। कांग्रेस पार्टी का ये बोलबालापन और ये इस तरीके का जो भाषा प्रदर्शित करना पहली बार नहीं है। उनकी पार्टी के मुखिया ही जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए कहा था मोदी को लड़के डंडे से मारेंगे। तो जब उनके कांग्रेस पार्टी के मुखिया ही ऐसी भाषा और मर्यादा का में नहीं रहते हैं, तो उनके जो सिपाही हैं वो तो जरूर उस श्रृंखला की तरह व्यवहार करेंगे। अभी माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं, अयोध्या में पैदा हुआ, बहुत अच्छी बात है। और तुलनात्मक जो है ना, तुलना करनी चाहिए अच्छे चीजों से, गलत चीजों से तुलना करना नहीं चाहिए। गलत चीज से आप किस बात की तुलना कर रहे हैं, जरा आप मुझे बताइए कि आप तुलना आपके नेता हिटलर से कर रहे हैं। आखिर मतलब उसमें हिटलर ने क्या ऐसी चीज थी जिससे आप तुलना कर रहे हैं? अगर वही बीजेपी का नेता अगर मोदी को अगर आपके नेता को तुलना करना कर ले तो फिर तो आप आरोहाते लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं मुस्कान जी, ये बहुत गलत है। आप इस तरीके की भाषा राजनीति में, और वो भी देश के सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए, जो देश की मर्यादा, मान, गौरव को प्रदर्शित करते हैं, उनके लिए ऐसी तुलनात्मक विवेचना करना यह बहुत ही निंदनीय, निम्नतम स्तर की जो है स्टेटमेंट है। और ये कांग्रेस पार्टी पहली बार नहीं दी है। आप देखिए, बहुत लंबा हो गया मुस्कान जी। आ रही हूँ लंबा क्या हो गया? जब आप बोल रहे थे आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, लेकिन अपनी भाषा को सही नहीं मानते हैं, अपनी भाषा पे आपको पकड़ नहीं है। आपकी भाषा, आपकी विचार, आपकी विवेचना जो है, आपका विवेक दर्शाती है। रत्नेश मिश्रा जी, पहले सुन लीजिए, उनका स्टार्टिंग कमेंट होने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी। बीच बीच में मत बोलिए रत्नेश मिश्रा जी, उच्च कोटि की भाषा होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए, वैसा आदर्श आप प्रतीत करें। केवल जन्म लेने से नहीं हो जाता है। बिल्कुल होता है। ठीक है पाठक साहब, आ रही हूँ। मिश्रा साहब, ये जो बयान है ना आपके, ये एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। इससे पहले भी मैं नाम नहीं लूंगी उनका, आप खुद समझ जाएंगे, जिन्होंने ये बात कही थी कि देश होगा खून से लथपथ लेकिन अग्निपथ स्कीम को तो हम नहीं आने देंगे। ऐसे एक बयान भी दिए गए थे, याद हो आपको? तो चलिए आप आज अग्निपथ पे बात करने के लिए आए हैं। अग्निपथ पर बात मत करिए। मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा, ठीक है। सुनिए, अभी लोग सर्वेश्वर जी ने भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु ने भी बताया कि कांग्रेस के बोल बहुत बिगड़े हैं, कांग्रेस को कैसे कार्य करना चाहिए वो नहीं आता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, प्रभु उनको अपने परम धाम में स्थान दें, उनको किडनी की बीमारी हो गई थी। उस समय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे और अटल जी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो विदेश जाकर अपना इलाज कराते, और अटल जी ने किसी को बताया नहीं उस बीमारी के बारे में। राजीव जी को कहीं से जब उस बीमारी के बारे में पता चला तो राजीव जी ने सोचा, विपक्ष के व्यक्ति का कितना सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी, आज यहीं से सीख लीजिएगा। उन्होंने डायरेक्टली उनसे नहीं कहा कि चाहिए आप अपना इलाज करा के आइए न्यूयॉर्क। उन्होंने अटल जी को बुलाया और कहा कि अगर आप भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर यूएसए जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।
और उन्होंने उनको यूएसए भेजा प्रतिनिधिमंडल में, और वहां उनको बताए बिना उनके पूरे इलाज की व्यवस्था कराई और उनका इलाज कराया, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वस्थ होकर भारत लौटे। अब मैं कहता हूं कि ये जो पॉलिटिकल एथिक्स सिखाने वाले लोग हैं, अभी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी लीडर आदरणीय सोनिया गांधी जी, विपक्ष की इतनी बड़ी नेता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, कौन सरकार का व्यक्ति गया उनके पास हालचाल लेने? क्या ये नहीं आता है लोकतांत्रिक राजनीतिक नैतिकता में? किसी ने उनको एक बार भी नहीं पूछा सरकार के आदमियों ने कि आप कैसे हैं, आप क्या हैं? राजनीतिक मतभेद हमारे हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही देश के लोग हैं, हमारी बातें पूछी जानी चाहिए। कोई गया था पूछने? ये भाजपा वाले हमको बताएंगे कि कैसे व्यवहार किया जाता है? हमने तो इनकी पार्टी के संस्थापक सदस्य, जिनको भारतीय जनता पार्टी अब भूल चुकी है, जिनके आदर्शों को भूल चुकी है, हमें बताता है कि वो देश के लिए महत्वपूर्ण है। हमने, हमारे प्रधानमंत्री ने उनका इलाज कराया। अब बताइए, ये लोग बताते हैं कि किस तरह का व्यवहार किया जाए। रत्नेश मिश्रा जी, रत्नेश मिश्रा जी सुनिए, पहले सुन लीजिए पहले। रत्नेश मिश्रा जी, बीच में मुझे डिबेट करना मत सिखाइए, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए पहले। प्रधानमंत्री पद कोई प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है। मेरे प्रधानमंत्री मत करिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हमने कहा देश के, हमने कहा मेरे प्रधानमंत्री, तो मैं कहूंगा तो मेरे ही कहूंगा ना। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री है, और मैं हरदम कहता हूं मेरे प्रधानमंत्री बिल्कुल है। पाठक जी एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए पाठक जी। दूसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने तुलनात्मक बयान दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी इतना हो हल्ला मचा रही है, और उन्हीं अपनी वीरों के लिए इनके नेता मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा कि जब वो 4 साल बाद लौट कर आएंगे तो हम उनको यहाँ पर क्या चौकीदारी पर रखेंगे भाजपा कार्यालयों में। अब बताइए, क्या भाजपा कार्यालयों पर चौकीदारी करने के लिए देश का युवा सेना में जाएगा? तो इनकी भाषा, यहाँ पर इनकी मर्यादा धूल चाट जाती है, यहाँ पर इनके आदर्श समाप्त हो जाते हैं, यहाँ पर अपने नेताओं को ये नहीं बता पाते कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये दोगलापन और ये दोहरा रवैया और ये टीवी पर बैठकर करना कुछ और कहना कुछ, हमने तो नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता ने हिटलर से तुलना की है, और तुलना की जा सकती है। अगर रत्नेश मिश्रा किसी संवैधानिक पद पर रहेंगे और इस प्रकार का कोई कार्य करेंगे तो निंदनीय होगा, या जिसको जनता स्वीकार नहीं करेंगे तो बिल्कुल तुलना की जाएगी। पर ये तो गलत है ना मिश्रा साहब। ठीक है, आपकी बात मैं मान गई। कैलाश विजय, सुन लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय पर आपने सवाल किया, कैलाश विजयवर्गीय पर आपने सवाल किया, यूटर्न पर आपका सवाल मैं ले लेती हूँ। कैलाश विजयवर्गीय पर आपने सवाल किया मिश्रा साहब, यूटर्न पर आपका सवाल मैं ले लेती हूँ आनंद साहब से। लेकिन अगर आप तुलना कर रहे हैं तो ये नहीं मतलब आपका कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे शख्स की आप किसी जानवर से तुलना करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक चीज बताइए, सुनिए मुस्कान जी मुझे एक चीज बताइए, जल्दी से बताइएगा, मैं पाठक साहब प्रधानमंत्री शब्द का सुनिए, रत्नेश मिश्रा यदि किसी संवैधानिक पद पर कार्य कर रहे होंगे तो उनकी 2 आइडेंटिटी होंगी, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी और उनकी एक संवैधानिक आइडेंटिटी होगी। उन्होंने किस आइडेंटिटी को टारगेट किया है ये भी देखना होगा। उन्होंने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को टारगेट किया है। अगर एक भी बार प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग करके बोले होते तो आप उठाते कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ का। ठीक है मिश्रा साहब, ठीक है, लेकिन उस कुछ भी हो जाए, जानवर से किसी शख्स की तुलना करना गलत है, चाहे वो प्रधानमंत्री पद पर हो, चाहे वो आम इंसान हो। मत करिए बार-बार इस बात पर बहस मिश्रा साहब। राहुल आनंद जी, मत करिए बार-बार मिश्रा साहब इस पर बात। मैं पाठक साहब आऊंगी आपके पास। राहुल आनंद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल आनंद जी, कैलाश विजयवर्गीय पर जवाब जरूर दीजिएगा। आ रही हूँ मिश्रा साहब, बीच बीच में मत टोकिए, बीच बीच में मत टोकिए, पहले डिबेट करना सीख लीजिए, बीच बीच में मत टोकिए। आनंद साहब, क्या कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय ये कह रहे हैं कि अगर जो भी 4 साल बाद अग्निवीर आएंगे उनको हम बीजेपी कार्यालय में सुरक्षा गार्ड की नौकरी देंगे? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो भी अपनी बातें कही वो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात मिश्रा साहब बीच बीच में मत बोलिए, मैं कितनी बार आपको टोक चुकी हूँ इस बात के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने भागना कब से सीख लिया भाई? अरे आप नुपुर शर्मा पे भाग जाते हैं, आप कैलाश विजयवर्गीय पे भाग जाते हैं, आप बेरोजगारी पे भाग जाते हैं, आप महंगाई पे भाग जाते हैं। कब तक भागोगे भैया? अरे मिश्रा साहब, रत्नेश मिश्रा जी बीच बीच में मत टोकिए, बार-बार मैं बार-बार आपको कह रही हूँ, बीच बीच में मत टोकिए। सुनिए आप भी सुनिए, भागने वाले
को बैठाने को चाहिए, अपने से लोगों को बैठाने की बात ज्यादा बोलना चाहते हैं। बिल्कुल यही हालत हो गई है, यही हालत हो गई है भाई, भाई यही हालत हो गई है, यही हालत हो गई है, यही हालत हो गई है कांग्रेस की, यही हालत हो गई है। इस तरह के बोलती आपकी हालत खराब है, आपकी हालत खराब है। अरे आपकी हर योजना का विरोध देश का युवा कर रहा है। आप खुद भाग गए हैं, आप भाग गए। अरे भाई आप हमको बताएंगे, आप नुपुर शर्मा पर भाग गए हैं, आपके राष्ट्रीय वर्गीय को अपना व्यक्तिगत बयान बता रहे हैं। अरे भागने की प्रथा तो आप में रही है, 1940 से लेकर अब तक भागे हैं आप। भागना बंद कीजिए अब। मुस्कान जी को कहिए भागे ना, जवाब अब अगर आपका भाषण पूरा हो गया तो जरा मैं उनसे जवाब ले लूं। राहुल आनंद जी आ रही हूँ, राहुल आनंद जी आ रही हूँ, राहुल आनंद जी। रत्नेश मिश्रा जी, रत्नेश मिश्रा जी, रत्नेश मिश्रा जी, मैं आखिरी बार आपको टोक रही हूँ, बीच बीच में मत बोलिए। मैं बहुत बार टोक चुकी हूँ और आखिरी बार बोल रही हूँ आपको अभी। पहले शांति से बैठकर सुन लीजिए दूसरे की बातें। इनको हम भी नहीं बोलने देंगे। आरू आनंद साहब, रत्नेश मिश्रा जी मत टोके बीच बीच में। यही तो है, यही तो है। चुप हो जाओ नहीं यार, आपके चैनल का। अरे हिटलर भी कहता था विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, आप भी कहते हैं विपक्ष को बोलने नहीं देंगे। आपने तो सिद्ध कर दिया क्या हिटलर है। रत्नेश मिश्रा जी इस तरीके से चिल्लाएंगे तो आपका सच झूठ में नहीं बदल जाएगा, ना झूठ सच में बदलेगा। रत्नेश मिश्रा जी बीच बीच में मत टोकिए, मैं बार बार आपको टोक चुकी। रत्नेश मिश्रा जी सिर्फ आप ही नहीं है यहाँ पर डिबेट के लिए। मैंने तो आपकी भाषा में आपको जवाब दिया है, जिस भाषा में समझेंगे, जिस भाषा में उसी भाषा में समझा दूंगा। सवाल मुझसे लिया गया है। अब सुन लीजिए, आनंद साहब 2 मिनट में आ रही हूँ आपके पास। आनंद साहब आ रही हूँ। रत्नेश मिश्रा जी अब सुन लीजिए पहले। रत्नेश मिश्रा जी बहुत हो गया आपका चिल्लम चिल्ला, बहुत हो गया, अब सुन लीजिए। अकेले आप नहीं है इस डिबेट में, सभी डिबेट में और सबको बोलने का मौका मिलेगा, बीच में मत बोलिएगा, पहले सुन लीजिए उन्हें। मुस्कान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम एक चर्चा करते हैं कोई शिष्टाचार जगह पर बैठकर, तो ऐसे प्रवक्ताओं को आप बिल्कुल एंटरटेन ना करें जो दूसरे की बातों को सुनने नहीं दे जनता को। इनके मैं सारे बीच में मत बोलिएगा मिश्रा साहब, बीच में मत बोलिएगा, उनकी बात पूरी होने दीजिए। ये निर्णय आप करेंगे, ये निर्णय आप करेंगे। आप कैसे करेंगे तो मैं भी करूंगा। ऐसे भी लोगों को मत बताया करिए, ऐसे लोगों को बताया करिए तो भाग जाया करें, भागे लोगों को मत लगाया करिए। अरे भाई तुम नुपुर शर्मा पे भाग गए, तुम राष्ट्रीय वर्गीय पे भाग रहे हो, तुम बेरोजगारी पे भाग रहे हो। भाई बंधु बता दो क्यों नहीं लगता तुम्हारे करता है, तुम हल्ला करते हो। नरेंद्र मोदी खत्म कर रहा है, नरेंद्र मोदी खत्म कर रहा है। गद्दारों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मैं कह रहा हूँ गद्दारों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। आप लोग इन लोगों गद्दारों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब मैं बताता हूँ, अब मैं बोलता हूँ गद्दार कौन है। गद्दार आपके पार्टी का हर वो शख्स है जो नरेंद्र मोदी को गद्दार शख्स है, वो पाकिस्तान में जाता है और गद्दार वो है देश के जवानों के साथ गद्दारी कर रहा है। गद्दार आप लोग हैं, गद्दारी आपके खून में भरी पड़ी है। अंग्रेजों की दलाली करने वाले पार्टी के लोग, अंग्रेजों की दलाली की पार्टी की दलाली करने वाले लोग बताएंगे। अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोगों को आपने अपना माना है। ठीक है, अब मैं मेरी टीम से चाहूंगी रत्नेश मिश्रा का पहले डाउन किया जाए। राहुल आनंद जी आप अपनी बात रखें, बहुत हो गया मिश्रा साहब, अब बोलिएगा मत बीच में, बहुत हो गया। राहुल आनंद जी आप अपनी बात रखें। सुनो तो हिम्मत है, हमने सब कुछ किया। ठीक है, बहुत हुआ। आनंद साहब आऊंगी मैं आपके पास एक बार फिर से। पाठक साहब आप अपनी बात रखें। रत्नेश मिश्रा जी मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे, बस करिए आप, बहुत हो गया। आप अकेले डिबेट में नहीं बैठे हैं, पहले डिबेट करना सीख कर आइए, उसके बाद डिबेट में बैठिए। बाकी भी पैनलिस्ट हैं और उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, उनसे सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, बहस मत करिए मुझसे, सुन लीजिए पहले। पाठक साहब नहीं, मुझे मत सिखाइए, मुझे हाँ तो आप पहले सीख लीजिए, आपको नहीं आ रही है डिबेट करनी। आपको नहीं बैठाना है तो मत बैठाइए। ठीक है, फिलहाल के लिए विनती आपसे शांत हो जाइए और उनसे बात कीजिए। समझेगा उसी भाषा में समझाऊंगा। आपको भी भाषा में समझाने वाले कम नहीं है लोग यहाँ पर।
पाठक साहब नहीं तो अब बीच में मत बोलिए रत्नेश मिश्रा जी, बीच में मत बोलिए पाठक साहब। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी। हाँ, आप अगर प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो सही होगा, अगर आप पर कोई टिप्पणी कर दे तो गलत है। अब बीच में मत बोलिएगा, मुझे पाठक साहब की बात सुनने दीजिए। बहुत बार टोक चुकी हूं मैं आपको। पाठक साहब अब देखिए मुस्कान जी, हमने इनकी बात के समय नहीं बोला, अब ये धैर्य पूर्वक बात सुनेंगे। आपने कहा कि ये कह रहा है कि उस पार्टी के नेता की व्यक्तिगत टिप्पणी है, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन एक बार व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं हुई है। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मौत का सौदागर कहा था। दिग्विजय सिंह ने अपने पार्टी के ही एक नेत्री मतलब महिला नेता जयंती जी के लिए क्या बोला था, टंचमाल। ये भाषा बहुत अच्छी है क्या इन कांग्रेसियों की? याद है कि नहीं मुस्कान जी? बिल्कुल। तो इनको मैं आईना दिखाना चाहता हूं कि ये कांग्रेसी कितने गिरे हुए नेता हैं, इनकी विचार, इनकी व्यवहार क्या दर्शाता है वो देश की सारी जनता जानती है। देखिए, हम तो राजीव गांधी, माननीय राजीव गांधी जी नहीं रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने बोफोर्स घोटाला किया, उनका नाम आया बोफोर्स घोटाला में। ये भी नाम आया, कुत्तारुचि को जो पैसा ट्रांसफर हुआ ये आया। तो जब वो बात की जाती है तो इनको मिर्ची कैसे लगती है फिर? तो उसी तरह आज भारत का के जो नेता है मोदी जी, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उसकी तुलना हिटलर से करना तो नेचुरल सी बात है कि पार्टी तो उसका विरोध करेगी ही करेगी। और देश का हर नागरिक जो देश के प्रधानमंत्री में विश्वास रखता है वो उसका विरोध करेगा। उसमें मुस्कान जी भी शामिल होंगी, मैं भी शामिल होऊंगा। कल राहुल गांधी जी खुद मतलब भगवान की कृपा हो, कहीं पे चमत्कार हो जाए और कल वो प्रधानमंत्री बन जाए और उनको कोई पप्पू कहे कि भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जो पप्पू है, तो क्या मैं बर्दाश्त करूंगा? नहीं करूंगा। मुस्कान जी भी नहीं करेंगी, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, नॉर्मल नेता नहीं है। तो ये कांग्रेसियों की भाषा, इनका चरित्र, इनका जो वक्तव्य होता है, इनकी मानसिकता को दर्शाता है। बिल्कुल। वो दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नेता, आतंकवादी को उसामा जी बोलते हैं, हाफिज जी बोलते हैं। ये क्या मुस्लिम प्रेम के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए? जिस आतंकवादियों ने कितने लोगों को मारा और कश्मीर में कितने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हेलो जी, सुन रहे पाठक साहब, अपनी बात रखें। तो अगर ऐसी भाषा की मर्यादा नहीं रखेगी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तो दिन ब दिन जो दुर्गति वो झेल रही है उससे भी बुरी दुर्गति होगी। बिल्कुल, ठीक है पाठक साहब। राहुल आनंद जी, बड़ी बात यह है कि जब हम एक जगह बैठकर जब चर्चाएं करते हैं तो वहां हल्ला करने से बेहतर होगा कि हम तर्क शक्ति जवाब दें। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार से हल्ला कर रहे थे, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा था कि इनके पास शब्द नहीं है बातों को रखने के लिए। इन्होंने जितने आरोप लगाए, मैं सारे आरोप को स्वीकार करता हूं और इनका मैं जवाब भी देता हूं। इन्होंने बोला सबसे पहले कि महंगाई के मुद्दे पे आप भाग जाते हैं। महंगाई के मुद्दे पे आप ही के चैनल के ऊपर मैं कितनी बार चर्चा में बैठा हूं और मैंने तथ्यों को परिचित कराया था। अगर चलो महंगाई का मुद्दा है तो क्यों नहीं, जब जीएसटी में पेट्रोल डीजल को डालने की बात की गई थी तो सबसे पहले किस स्टेट ने इसका विरोध किया था? उसमें जीएसटी काउंसिल में जो सदस्य थे उसमें कांग्रेस के लोगों ने ही विरोध किया था और उसको कहा था कि अभी हम इसके लिए तैयार नहीं है। अगर आप में सच में काबिलियत है तो आप अपने राज्य में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डालने का अनुरोध तो करिए सरकार से। मैं दूसरी बात बता दूं, ये रोजगार की टिप्पणी कर रहे थे तो मैंने रोजगार पे भी मैं बता देता हूं कि 2014 से अब तक में लगभग 7 लाख लोगों को वैकेंसियां दी गई है और अभी जो अग्निवीर जो लाया गया है इसके चलते प्रत्येक साल 46,000 लोगों को भर्ती की जाएगी। यही नहीं, किन किन विभागों में कितनी नौकरियां दी गई है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं मुस्कान जी। ये देश को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग अनाप शनाप टिप्पणी करके हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करते हैं उनके लिए यह जानना अति आवश्यक है।
ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश को जलता है तो जल जाने दो, जबकि 1989 में रिफॉर्म की आवश्यकता थी। उस समय किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी उस समय? उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जबकि हमारी सेना सशक्त और मजबूत थी। तभी इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को आजाद करा दिया। अगर नहीं रहती तो क्या आज हम इस स्थिति में रहते? जो आज हम शौर्य गाथा करते हैं, सैनिकों को लेकर जो बात करते हैं, इसीलिए करते हैं। यही नहीं, मैं इनको जरा तथ्य और परिचय करा दूं। सड़क निर्माण पे 2.42 लाख करोड़, रेलवे के निर्माण में 1.37 लाख करोड़, ग्राम सड़क योजना पर 19,000 करोड़, नल जल योजना पर 60,000 करोड़, 80 लाख ग्रामीण घरों पर 48,000 करोड़ एक वर्ष में केंद्र सरकार खर्च कर रही है। क्या इससे रोजगार उत्पन्न नहीं होगा? मैं और बता देता हूं, केंद्र सरकार के केवल 2018-19 में 38,827, 2019-20 में 1.48 लाख तथा 2020-21 में 78,264 लोगों को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से नियुक्त किया गया है। यानी 3 वर्षों में 2.65 लाख लोगों को भर्ती की गई है। और विभिन्न मंत्रालयों की अगर आप बात करते हैं, कैलाश विजयवर्गीय पर पूछ रहे थे मिश्रा साहब, उस पर जवाब दे दीजिए। कैलाश विजयवर्गीय पर पूछ रहे थे, उस पर जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं वही बता देता हूँ। कैलाश विजयवर्गीय की जो भी टिप्पणी थी, जिस प्रकार से देश के अंदर जो माहौल खराब किया जा रहा था, हमने कहा तो कि मैं उन लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए आगे बढ़ूंगा। आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं। मैं अगर ये कौन सा आत्मनिर्भर हुआ? कहीं भी अगर अनुशासन से प्रेरित होकर, ये कौन सा आत्मनिर्भर हुआ कि 4 साल ट्रेनिंग, 4 साल जो है पहले युवा जो है वो इसमें मेहनत करेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे 6 महीने की, फिर वो 4 साल सेना में जाकर आएंगे और वापस आकर वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेंगे। मैं आपके इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज कैलाश विजयवर्गीय की जो टिप्पणी थी, मैंने पहले भी कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, पार्टी इसका खंडन करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जो लोग ये कहा करते थे कि प्राइवेट कंपनियों की क्या आवश्यकता है हमारे देश के अंदर, वही देश के प्राइवेट कंपनियां कल अपने लिए द्वार खोल चुकी हैं। महिंद्रा, अपोलो, आरपीजी, बिस्कॉन और टीवीएस जैसी बड़ी कंपनियां अनुशासन तथा कौशल से लैस होकर सेना से निकलने वाले अग्निवीरों के लिए विभिन्न उद्योग में अवसर देने की प्रति उत्साह दिखाया है। हम और आज हमारे देश के अंदर ही आज इन लोगों को हिटलर शाही रवैये के तहत ट्रीट किया जा रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा योगदान हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ये कंपनियां देने के लिए आगे बढ़ी है। क्या इससे फायदा नहीं होगा हमारे देश के अग्निवीरों को? हमने आपको ऑप्शंस दिया है, आपको जाना है आप जाइए, नहीं जाना है आप नहीं जाइए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन द्वार खोलने के लिए मैंने तैयारियां की है। हम यहाँ टीवी पर बैठकर लड़ेंगे आपस में, तो क्या हम जनता तक अपनी मुख्य बातों को पहुंचा पाएंगे? इनके लोगों ने मणिकांत अय्यर ने तो मोदी जी को नीच जाति तक का कह दिया था। तो उसमें क्या ये क्या कहेंगे? ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता दर्शाती है या उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी पे इन बातों को कहेंगे? जब पाकिस्तान आप ही का सवाल ले रहे हो मिश्रा साहब से। ठीक है, आप ही का सवाल मिश्रा साहब से ले रही हूँ। मिश्रा साहब शांति से, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, शांति से अपनी बात रखिएगा और आनंद साहब ने जो बातें कही उस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, अभी आनंद साहब ने जो कहा 7 लाख नौकरियां देगी, देखिए 2014 का जो मैनिफेस्टो है उसमें 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दिए जाने की बात कही गई थी, मैनिफेस्टो में था। अब इसमें मैनिफेस्टो को भाजपा मानती है नहीं मानती मैं नहीं जानता, उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, क्योंकि सब कुछ व्यक्तिगत ही जा रहा है आजकल भाजपा। 8 साल हो गए, 8 दूनी 16 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी और मिली कितनी मुस्कान जी? 7 लाख। ये भी भाजपा के माननीय प्रवक्ता ने बताया। मतलब कुल नौकरियों का अगर आप देखें तो 1% से भी कम। और दूसरी बात रही नेताओं के विवादित बयान देने की बात, तो सर्वेश्वर जी ने बात बोली थी कि छिनाल जैसे, सर मैं ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, भारतीय सनातन संस्कृति इसका प्रयोग नहीं करती, किसी महिला के लिए उन्होंने बोला, कुछ कहा था। दूसरी बात, इनके नेता ने बोला था, दिग्विजय सिंह ने, ये पूरा इनके एक नेता अभी तक नैतिकता बोल रहा था। आपने ऐसा घटिया बात तो नहीं रहा है मुस्कान जी, आपके नेता ने बोला। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आपके नेता को मुस्कान जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं तो आप इस तरीके से बात मत करिए ना। आरी पारा सब आ रहे मेरे बारे में मैं बीच में बोल नहीं रहा था।
याद दिला रहा हूं मुस्कान जी। आर्य पाठक साहब, रत्नेश मिश्रा जी, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो वो आपके नेता की बात जो है वो याद दिला रहे थे। दिग्विजय सिंह की जो बयान था वो याद दिलाया उन्होंने। इस तरीके की बातें कही नहीं है उन्होंने। सुनिए तो सुनिए, इन्होंने जो बात बोली, जो शब्द का चयन किया वो बहुत गलत है। आपने तो कहा था वही किया। उन्होंने इस तरीके की बातें नहीं कही है मिश्रा साहब, इस तरीके की बातें नहीं कही है। सुनिए तो सही पहले। इनके एक नेता मेरठ में प्रचार कर रहे होते हैं और वो जानते हैं क्या बयान देते हैं कि जीन्स पहनने वाली बाइयां साड़ी पहन के घूमने लगी। ये बताइए, ये महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी नहीं थी क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता की? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विवादित टिप्पणियों के उपरांत जब नुपुर शर्मा जी की विवादित टिप्पणी आई पैगंबर मोहम्मद पर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं एक लिस्ट तैयार कराई है विवादित बयान देने वाले नेताओं की, और उनमें 38 नेताओं के नाम शामिल है। मैं कुछ नेताओं के नाम भी बताता हूँ आपको, जिनके नाम है अनंत कुमार हेगड़े, शोभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह, तथागत रॉय, प्रताप सिन्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज और संगीत सोम जैसे कुछ नेता हैं। इनको कहा गया है पार्टी की तरफ से कि इनको रोका जाए और पार्टी इनको समझाए कि ये अपनी बयानबाजी कम करे। तो ये तो अच्छा फैसला हुआ। जितने भी बयान दिए हैं वो सब बयान देश में दंगे भड़काने वाले लोग रहे हैं। संजीव सोम जी ने मेरठ में खुलेआम पे कहा है कि मुस्लिमों को काट दिया जाएगा। क्या मुस्लिम इस देश के निवासी नहीं है? ऐसा बयान कोई कैसे दे सकता है? ठीक, साक्षी महाराज कहते हैं कि हिंदू 10-10 बच्चे पैदा करें। अब हिंदू कितने बच्चे पैदा करेगा ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता डिसाइड करेंगे। ठीक है मिश्रा साहब, लौटूंगे एक बार फिर से आपके पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो जिस तरीके से बात बयानबाजी पर कर रहे थे, अलग अलग बयानवीर जिस तरीके से जुबानी तीर छोड़ रहे हैं, और इस तरीके की बयानबाजी जो है वो हानिकारक कहीं ना कहीं राजनीति के लिए साबित हो रही है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नेश मिश्रा जी, आपने अभी बताया कि एक लिस्ट बीजेपी ने तैयार करवाई और जो नेता विवादित बयान दे रहे थे उनको इकट्ठा किया और उनको कहा कि इनको रोककर समझाया जाए। तो मेरे हिसाब से ये तो अच्छा फैसला हुआ, उनको समझाया जा रहा है कि इस तरीके की बयानबाजी ना की जाए। देखिए, अब हमारे यहाँ एक कहावत है अवध में कि जुबान से निकल गई बात और क्या कहते हैं तरकत से निकल गया तीर, ये वापस नहीं आता, इनका परिणाम झेलना होता। तो जब पूरा देश डूब चुका था, जब पूरे देश में इतनी बड़ी इंसर्जेंसी फैल चुकी थी, उसके बाद आपने कार्रवाई की तो आपने तो प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाए, आपने तो प्रिवेंटिव अपनाया ही नहीं। आपको तो प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस लेने चाहिए ना, मेजर्स लेने चाहिए। आप ये इस तरह के बयान आए नहीं, इस पर बातचीत कीजिए ना। क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता शुरू से लेकर अब तक विवादित बयान देते रहे? मैं एक बार से अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट करूंगा, उन्होंने सदैव विपक्ष में रहते हुए भी अगर सरकार अच्छी थी तो उसका समर्थन किया, और सरकार में रहते हुए अगर विपक्ष का कोई सुधार अच्छा था तो उसको सुना। लेकिन वर्तमान की सरकार की दिक्कत यही है मुस्कान जी कि वो विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहती। अब जैसे अग्निपथ स्कीम की बात कर लेते हैं, मैं आपको 3 सवाल मेरे हैं। देखिए, जब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई स्कीम बनती है तो उस स्कीम के जो हितधारक होते हैं उनसे पूछा जाता है, और मैं पूछूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने क्या कोई ऐसा पोर्टल बनाया जिससे अग्निपथ स्कीम के बारे में युवाओं की राय ली गई हो? क्या ऐसा कोई पोर्टल बनाया जिससे पूर्व रिटायर्ड सैनिकों की राय ली गई हो? क्या कोई ऐसा पोर्टल बनाया जहां पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं की राय ली गई हो? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ सबके साथ समेकित व्यवहार करते हुए चलना पड़ता है। अब क्या ऐसी कोई बात नहीं कही गई? तो अब मैंने भी कहा, पहले एक पीके सहगल जी हैं, सेना के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने कहा सरकार से एक चूक हो रही है, सरकार योजनाएं ले आ रही है, लाके इंप्लीमेंट कर दे, लेकिन जनता को समझा नहीं पा रही है। यही 3 कृषि कानूनों के समय भी हुआ था, तब भी मेरे साथ राहुल भाई बैठते थे, आप भी मेरे साथ राहुल भाई बैठे हैं। ठीक, तो ये दिक्कतें आएंगी। आप जब तक सबको कॉन्फिडेंस में लिए बिना कोई स्कीम बनाएंगे,
तब तक आपके सामने दिक्कत आएगी। आप ठीक है, बीजेपी को ये योजना को युवाओं को समझाना होगा बेहतर तरीके से। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात और आपका सवाल लूंगे मैं आनंद साहब से। उससे पहले पाठक साहब आपके पास आना चाहूंगी। बयानबाजी का जो हम जिक्र कर रहे हैं, ये देखिए ये राजनीति का गिरता स्तर ही हम कह सकते हैं कि अलग अलग कोई भी पार्टी आप ले लीजिए, कोई पार्टी दूध की धुरी नहीं है इस मामले में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हर ओर से इस तरीके के बयान जब सामने आते हैं तो आखिर इसको राजनीति का गिरता स्तर ना कहा जाए तो और क्या होगा? देखिए मुस्कान जी, आपने सही कहा कि इसमें कोई एक पार्टी शामिल नहीं है, दूसरे पार्टी के भी नेता सब हैं। अगर दूसरे पार्टी विपक्षियों की बात कर ले तो आप देखिए इसका ओवैसी की बातों को आप देख लीजिए, वो किस किस तरीके के बयानबाजी देते हैं। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता लोग कैसे कैसे बयान देते हैं। तो ये किसी एक पार्टी की भाषा मर्यादा पे नहीं टिका है। चाहे बीजेपी के भी कुछ नेता ने पर बोले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपने नेताओं को, जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि वो लोग लिस्ट बनाया, तो अच्छा काम किया है। कांग्रेस पार्टी ऐसा लिस्ट कब बनाएगी? वो तो ऐसे नेताओं को और बढ़ावा दे, जैसे करने के लिए नारा दिया था, उसको इन्होंने अपने पार्टी में शामिल कर लिया। वो पहले लेफ्ट की गोद में बैठा था, अब इनकी पार्टी में आ गया। तो ऐसे नेता चाहे किसी भी पार्टी में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, चाहे बाकी के पॉलिटिकल पार्टी में, बाकी की पॉलिटिकल पार्टी का तो मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनकी राजनीति इसी पे चलती है। कांग्रेस जैसी पार्टी ग्रांड ओल्ड पार्टी है, लेकिन उसका जो पतन हुआ, दिनों दिन वो जो अपने निचले पायदान की ओर जा रही है, उनके इसी के कारण हुआ। इनके जितने भी बड़े बड़े, जिनको कह दीजिए दिग्गज कद्दावर नेता, वो एक दरबारी की भूमिका में रहते हैं और कब किसके बारे में क्या बोला जाए न सोचते हैं न समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, माननीय दिग्विजय सिंह जी हो गए, उन्होंने आतंकवादी को जी लगा के संबोधन करते। क्यों भाई? वो मुस्लिम है इसलिए तुम आतंकवादी को जी लगाओगे? मैं तो बार बार कहता हूँ, आतंकवाद का एक ही धर्म है, इस्लाम है। आईएसआईएस जब गला काटता है तो अल्लाहू अकबर करके काटता है, बम फोड़ता है तो ये अल्लाहू अकबर करके बम फोड़ते हैं। तो आतंकवाद का एक ही धर्म है, वो इस्लाम है। तो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, उनके हर एक नेता भी, और ये नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं, मैं नुपुर शर्मा जी के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूं। नुपुर शर्मा ने आसमानी किताब में जो बात लिखी है उसको उन्होंने अपने मुखार बिंद से बोल दिया। और नुपुर शर्मा ने जब बोला, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कहते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, राम की नगरी से आता हूँ। राम भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना की थी जब लंका की चढ़ाई करने से पहले। क्या शिवलिंग को फव्वारा बताना हमारे सनातन धर्म का अपमान नहीं है? नुपुर शर्मा जी ने उससे जब उनको ये बार बार कहा गया तब वैसा उन्होंने बात कहा और उनके आसमानी किताब में ये बात लिखी है। खुद जाकिर नाइक ने इस बात का, और छोटे छोटे बच्चियां जो उनसे क्वेश्चन कर रही है उसको बोला है। तब ये मुसलमान जाकिर नाइक के खिलाफ क्यों नहीं प्रदर्शन किया? ये अरब कंट्री क्यों नहीं प्रदर्शन किया? ये अलग बात है। इन्होंने मुद्दा उठाया तो मुस्कान जी मैंने इस पे जवाब दिया। लेकिन मुस्कान जी, इस तरीके के बयानबाजी देश के प्रधानमंत्री के बारे में, देश का प्रधानमंत्री होता है, वो किसी पार्टी का नेता नहीं होता है। वो अगर बीजेपी के नेता है लेकिन वो देश के सर्वोच्च पद पर सुशोभित हैं। भारतीय कांग्रेस पार्टी के भी बहुत प्रधानमंत्री हुए, बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। अगर वो कहे जाएं तो क्या अच्छा होगा? नहीं होगा। चाहे मैं बोलूं चाहे बीजेपी का कोई नेता बोले, क्योंकि वो एक देश के सर्वोच्च पद पे बैठ के अब इस दुनिया में है नहीं, चले गए हैं। इन्होंने अटल जी की बात की, पीवी नरसिम्हा राव जी इन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इन्हीं की पार्टी के सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जब वो उनका स्वर्गवास हो गया तो उनको अंतिम संस्कार करने के लिए राजघाट में इन्होंने मना कर दिया, सोनिया गांधी जी ने। ये भी देश ये जानता है। ठीक है पाठक, वो भी कांग्रेस पार्टी और भारत वर्ष के प्रधानमंत्री थे। और वही माननीय क्या कहते हैं नरसिम्हा राव जी ने अटल जी पे को बहुत तो बातें उनसे पूछते थे, कुछ भी राय मशविरा लेते थे।
वो भी तो कांग्रेस के नेता थे। ठीक। अटल जी का एक अलग व्यक्तित्व था। और रही अभी सोनिया गांधी जी की हालत की बात, तो मैंने देखा है हर एक बीजेपी महत्वपूर्ण नेता ने ट्वीट करके अपनी जो है कामना की ईश्वर से कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ करके आए। हाँ, देखने नहीं गया वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अगर आदमी सार्वजनिक चीजों पे बोलता है माननीय सोनिया गांधी जी जल्दी से स्वस्थ होके अपने घर लौटे, तो यह भी एक जेस्चर है, इसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, राहुल आनंद जी। हेलो जी आनंद साहब। जी बोलिए। मिश्रा साहब की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली बात है मिश्रा जी को बड़ा अच्छा बात कही, जिसको मैंने नोट भी किया है, जो 2 करोड़ नौकरियों की उन्होंने बात की। तो पर मैं इनको क्लियर कर देना चाहता हूँ नौकरियों के बारे में। ये जो नौकरी का जो विषय होता है, इसमें 2 तरह की बातें होती हैं। या तो आप सरकारी नौकरी की बात कीजिए, या आत्मनिर्भर बनाकर जो युवाओं को प्रेरणा देकर जो मुद्रा लोन के तहत जो नौकरियां दी जा रही है, इसके ऊपर भी बात कीजिए। अगर आपके हिसाब से सरकारी नौकरी देना ही सिर्फ नौकरी है और मुद्रा लोन छोटे छोटे पूंजी से सहयोग कर कर युवाओं को अगर स्वरोजगार के लिए तैयार कर कर उनके माध्यम से 4-5 नौकरी खड़ा कराना, ये भी नौकरी है, तो मैं कहूंगा कि इसमें मैं अव्वल अंक प्राप्त करता हूँ। क्योंकि अब तक का जो मुद्रा लोन का जो स्कीम है, इसके अंदर लगभग 3 खरब रुपए युवाओं को दिए जा चुके हैं, जो 50,000 से लेकर 10 लाख तक की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्होंने जो बात की टिप्पणी को लेकर, तो मैं बस इतना बोलूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का भागी व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। चाहे हमारे देश की सेना की बात हो या हमारे देश की जीएसटी की बात हो, जब एक कर की हम बात करें या हम एक विधान की, एक देश एक विधान की बात करें, या हम अपने देश को सशक्त बनाने के लिए उन लोगों को देश से बाहर निकाले जो घुसपैठिया बन के हमारे देश के अंदर बैठे हैं, हर वक्त विरोध करना अच्छी रणनीति नहीं होती है। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुखर होइए सरकार के सामने, लेकिन आप अगर प्रेरणा देकर आनंद साहब, लेकिन मिश्रा साहब का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो वो सबके विपक्ष की भी सुनते थे, लेकिन अब क्या कारण है कि नहीं सुनी जा रही है विपक्ष की बातें? देखिए, ये समझने की बातें हैं मुस्कान जी। अभी कुछ दिन पहले जब कोविड का 2nd वेव आया था, तो उसमें सबसे ज्यादा हमारे देश को नुकसान पहुंचा था, और जब नुकसान पहुंचा था और जब संसद का सत्र शुरू हुआ था, तो उस समय हमारे विपक्ष के लोग पेगासस मामले में उलझ गए थे। और जबकि ये पेगासस मामले में उलझने से अच्छा होता जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि आप मुझसे तीखे सवाल कीजिए, सरकार इसके लिए तैयार है जवाब देने के लिए। उस समय इनकी जो भूमिका थी, जो उनकी पृष्ठभूमि थी, वो नजर आ रही थी कि कितनी संवेदनशीलता के साथ ये काम करना चाह रहे थे और कितने सीरियस थे। जब कभी भाषण का सत्र शुरू होता है तो इनके राजवीर आंख मारते हैं प्रधानमंत्री को, उंगली देखकर इशारा करते हैं, तो ये पूरा देश देखता है और देश ही नहीं विश्व भी देखता है। तो जो मानसिकता नजर आती है, जो गंभीरता नजर आती है, हमने पहले भी कहा था कि संसद की आत्मा विपक्ष के अंदर विराजमान होती है। विपक्ष को समय समय पे आईना दिखाने का काम करना चाहिए, लेकिन जब आईना दिखाने की बात हम करते हैं उस समय ये इधर उधर की बातें करते हैं। इनके लोग जब टिप्पणी करते हैं तो ये उन पे अंकुश नहीं लगाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले रत्नेश मिश्रा जी ने एक बात कही कि बीजेपी ने लिस्ट बना रखी है कि आप कितने लोगों को विवादित बयान देने से रोक रहे हैं। हमने तो शुरुआत किया, आप तो अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। आपके मणिशंकर अय्यर, चाहे पी चिदम्बरम को उठा लीजिए या अपने अन्य नेताओं को उठा लीजिए, वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, आपने तो कभी रोक नहीं लगाया। अगर कहीं अच्छे चलन की शुरुआत होती है तो उसका हिस्सा बनने की कोशिश करिए, और अगर कहीं भी कोई गलती होती है, मैं अपनी पार्टी के व्यक्तिगत तौर पे भी कह रहा हूं कि अगर मैं भी कहीं कोई विवादित बयान देता हूं तो वो देने से बचना चाहिए। नुपुर शर्मा ने कहा तो एक और हल्ला हो गया, लेकिन जाकिर नायक ने कहा तो कभी कुछ नहीं हुआ। आप ओआईसी की बात करते हैं, मुस्लिम सहयोग संगठन की बात कर लें। आनंद साहब, मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आ रहे हो मिश्रा साहब। देखिए, अभी हमारे मित्र ने कहा कि सदन में विपक्ष ने सहयोग नहीं किया, तो मैं आपको बताऊं, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी लोकसभा में खड़े होकर देश के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की। उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को लांघा था।
तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी को मर्यादा सिखाई थी? नहीं सिखाई। आप ये बताइए, क्या सदन में किसी पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करना ये शोभनीय होता है? दूसरी बात, रही रोजगार की बात, तो आनंद जी आप भी यूपी और बिहार के एरिया से आते हैं, वहां नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी समझा जाता है, प्राइवेट नौकरी को लोग नौकरी नहीं मानते। ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। वहां की सामाजिक मानसिकता है नौकरी बराबर सरकारी नौकरी। और मैं आपको उदाहरण दे दूं, मैं बीच में नहीं सर पाठक जी, बीच में नहीं, मैं बोल रहा था, आप लोग बोले थे, मैंने, आप अपनी सामाजिक संरचना को समझिए। आप वहां की सामाजिक संरचना को समझिए कि एक दो भाई हो और एक भाई सरकारी नौकरी करता हो कम वेतन की, और एक भाई प्राइवेट नौकरी करता हो ज्यादा वेतन की। ठीक है, उससे पूछिएगा किसका सम्मान ज्यादा होता है। दूसरी बात, नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी होता है, ये कोरोना काल से ज्यादा सबसे अच्छी तरह किसी ने नहीं बताया लोगों को। जिनकी सरकारी नौकरियां थी वो आराम से घर पर रहे, उनको वेतन मिलता रहा, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे, कंपनियां बंद हो गई, वो 1-1 लाख रुपए सैलरी पाते थे, भाग कर गए हैं अपने गांव में, और गांव में अगर उनके माता पिता भाई बहन थे तो उन्होंने 6 महीने पालन पोषण किया है, वो अब फिर लौट के आ रहे हैं। तो यही बता देता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की संस्कृति में और सामाजिक संरचना में नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी होता है, और आप तो उसी क्षेत्र से आते हैं, आपसे अच्छी तरह कोई नहीं जानेगा। ठीक है, आनंद साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करेगा, पाठक साहब के बाद उसके बाद मैं जाऊंगी, जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा। खत्म कर रहा हूँ। सबसे पहले बात मैं बता दूं, जो सरकारी नौकरी की जो क्षमता की बात है, ये हमारे देश के अंदर हर राज्य की मैं बात कर लूं तो उनके पास एक लिमिट सीट है, और हमने भरने का काम भी शुरू किया है, और आप भी बड़ा दिल दिखा के उसको भरने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात मैं बता दूं, हमारे देश की जिस प्रकार से आबादी है, उस प्रकार से उस तरह हमारे पास संसाधन नहीं है ताकि हम सबको नौकरी दे सकें। इसकी पहल के लिए आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा दी गई है, और मैं एक युवा होने के नाते, मैं स्वयं एक इंजीनियर हूं, इंजीनियर होने के नाते मैंने अपना स्वरोजगार शुरू किया, और मैं बिहार में ही मैंने शुरू किया है, और मैंने अपने माध्यम से करीब 15 लोगों को रोजगार दिया है। तो अगर मैं करता हूं तो मैं कर सकता हूं। ठीक है आनंद साहब, ठीक है, हौसला अफजाई होनी चाहिए। ठीक है आनंद साहब, ठीक है, समय समाप्त होता जा रहा है, और इसके पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है आनंद साहब, पाठक साहब जल्दी से बात रखिएगा, मिश्रा साहब आऊंगी आपके पास। ठीक है, जल्दी से बात। मुस्कान जी, आज हमारे मुद्दा था कि इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, आखिर उस पर अंकुश क्यों नहीं लगता। देखिए, कोई एक पार्टी अगर अच्छा कदम उठा रही है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस से हमें ये उम्मीद है कि ये दूसरी पार्टियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे, जो कि ये अपने आप को ग्रांड ओल्ड पार्टी, हर बार अगर कोई बहस होती है, कोई डिबेट होता है, तो इसमें कहते हैं हमारे नेता आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, दूसरे पार्टी के नेताओं ने नहीं दिया। तो अगर ये इनके नेता इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो क्या इनकी महत्व वही रह जाएगी। रही बात दूसरे कहे कि मिश्रा जी ने एक बात कहा कि सरकारी नौकरी ही होता है, अब वो ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले लोग 2 ही ऑप्शन चुनते थे, मेडिकल या इंजीनियरिंग, अब हजार ऑप्शन है, क्योंकि जनसंख्या इतनी बड़ी हो गई है, सरकारी नौकरी इतने कहां से पैदा होंगे। ठीक है पाठक साहब, समय समाप्त हो रहा है। रत्नेश मिश्रा जी आखिरी 30 सेकंड है, प्लीज अपनी बात जल्दी से रखिएगा। देखिए, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी मान लिया कि सरकार सरकारी नौकरियां दिलाने में सक्षम नहीं है। दूसरी बात, उसी बात का समर्थन पाठक जी ने भी कर दिया कि सरकार सरकारी नौकरियां समर्थन नहीं किया है। आपकी पार्टी पाठक साहब समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया, आखिरी कमेंट है पाठक साहब। क्या मुस्कान ये क्या चल रहा है? समय समाप्त हो गया पाठक साहब, पाठक साहब समय समाप्त हो गया, बिल्कुल आखिरी कमेंट है। आम आदमी की पार्टी कह रही है आपने क्यों नहीं नौकरी दी। चलिए ठीक है, समय खत्म हो चुका है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से ये बयानबाजी चल रही है, ये वाकई चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी, या आप पूरे देश में किसी भी पार्टी को लगा लीजिए, हर पार्टी को ये चाहिए कि अपने अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को इस तरीके से संभाले कि ये जो बयानबाजी है इस देश में ये कम हो सके। खत्म तो नहीं कह सकते क्योंकि कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस आ ही जाता है, लेकिन ये बयानबाजी खत्म होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, कम होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।